ठीक है। अभी भी स्क्रीन दिख रहा होगा। एक बार ऐसे और बोल दीजिए, फिर हम क्लास अब शुरू करेंगे। यस सर, दिख रहा है ठीक स्क्रीन। है। चलिए, आज पिछला ही लेक्चर का कंटिन्यूएंस है। पिछले लेक्चर में मैं जस्टिस के बारे में बताया था, जिसका बेसिक मीनिंग ऑफ जस्टिस, न्याय का बिल्कुल जो मूलभूत जो मतलब है उससे शुरू किया था, जिसमें मैंने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जस्टिस या परंपरागत तरीके से न्याय के संदर्भ में क्या माना जाता था, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यूरोप, अमेरिका में, फिर इंडिया में क्या माना जाता था। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जस्टिस का कॉन्सेप्शन था वो ड्यूटी को आधार बना के था। अगर सभी व्यक्ति ड्यूटी करेंगे तो न्याय की स्थापना होगी। मोटा मोटी वैसा इंडियन एंशियंट पीरियड या इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जस्टिस भी वैसा ही था। लेकिन वहाँ न्याय की जगह धर्म का इस्तेमाल होता था। मतलब धर्म क्या कहता है, धर्म ऐसा कहता है, धर्म वैसा कहता है, उसी रास्ते पे चलना, अगर सब चलेगा तो न्याय की स्थापना होगी। और धर्म का है इंग्लिश अनुवाद राइचसनेस से। तो इस प्रकार राइचसनेस और ड्यूटी, एक व्यक्ति का धर्म और राइचसनेस और ड्यूटी मिलके न्याय की स्थापना करता था। लेकिन मॉडर्न पीरियड में न्याय को सोशल जस्टिस से देखा जाने लगा, जहाँ एक व्यक्ति के न्याय की जगह यहाँ बहुत व्यक्ति के न्याय से संबंध रखने लगा। मतलब समाज को संदर्भ में लाया गया, और समाज में एक व्यक्ति नहीं रहते, विभिन्न व्यक्तियों के समूह रहते हैं, उनकी पहचान, उनका सब कुछ अलग होता है। तो इस प्रकार ये पता चलता है कि जो आधुनिक समय आते आते न्याय का स्वरूप व्यक्ति से समूह की तरफ बढ़ गया, सामुदायिक हो गया, कम्युनिटेरियन हो गया, सोसाइटी को पूरा एक रूप में देखकर किया जाने लगा। तो इस प्रकार जो कॉन्सेप्ट आया सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। जैसे सामाजिक न्याय बोलते हैं तो एक हाथ का जिस तरह से पाम, हथेली जिस तरह से 5 उंगलियों से बनता है, उसी तरह सोशल जस्टिस में, समाज के सोशल जस्टिस में ये माना जाता है कि समाज के अंदर रह रहे विभिन्न तबकों का उसमें हक होता है, और उनके हक को दिलाना ही न्याय की स्थापना है। और उसका हक का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, संपत्ति के रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है, शिक्षा के रूप में हो सकता है, सम्मान के रूप में हो सकता है, और न जाने कितने रूप में हो सकता है। उसका उचित उचित और आधिकारिक तौर पे या आधिकारिक आवंटन एक तरह से न्याय की स्थापना करता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इन शॉर्ट बताया था किस तरह से प्राचीन दार्शनिक विचारक प्लेटो जस्टिस के बारे में सोचते थे, जिसमें उस वो एक व्यक्ति के अंदर गुण की, 3 तरह के गुण की बात करते हैं: साहस, लालच और बुद्धि। और इन तीनों के आधार पर समाज में 3 वर्ग का निर्माण होगा, और ये 3 वर्ग ईमानदारी से काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे तो न्याय की स्थापना होगी। ऐसा उन्होंने अपनी किताब रिपब्लिक में कहा है। ठीक है। और उन इस रिपब्लिक का मेन मोटो ही था, एक आदर्श राज्य के अंदर न्याय की स्थापना। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसके अंदर हम पढ़ाएंगे उन्हीं का शिष्य है जिनका नाम है अरिस्टोटल। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब वो न्याय के बारे में क्या मानते हैं? वो न्याय को 2 भागों में बांटते हैं। कोई बता सकते हैं कि वो कौन कौन से 2 भाग बताते हैं? अरिस्टोटल, अरस्तु, न्याय के 2 भाग कोई बता सकते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब अगर हम न्याय की बात करें तो साफ पता चलता है कि उनके जो न्याय के स्वरूप है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। कैसे अलग है बताएंगे। नेक्स्ट, स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? स्क्रीन, आई वांट टू शेयर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यस। ठीक है, पता नहीं फिर दिक्कत आ गई, कोई कोई बात नहीं, मैं फिर भी बताता हूँ। जो 2 तरह के न्याय है उनके हिसाब से। एक न्याय का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एक न्याय का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा जो जस्टिस है वो, उसको रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, या दूसरा एक और नाम है, उसी का दूसरा नाम है, या है मतलब और है, उसको वो बोलते हैं क्या, रिमेडियल जस्टिस। तो इस प्रकार वो 2 तरह की जस्टिस की बात करते हैं।
एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा है क्या, रिमेडियल जस्टिस। तो ये दोनों जस्टिस के बारे में वो बताते हुए ये बताना चाहते हैं, कहाँ चला गया, स्क्रीन दिखेगा तो आप लोग को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। वेयर इज द स्क्रीन? स्क्रीन चेंज हो गया? स्क्रीन चेंज हो? यस सर। ओके ठीक है, देखिए यही मैं दिखाना चाह रहा था, दिखेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि दो तरह की जस्टिस की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड यहाँ पे मैंने कॉमिटेटिव जस्टिस लिखा है। बट कॉमिटेटिव जस्टिस को वो और भी नाम से बोलते हैं, वो कौन कौन सा नाम है जो मैं अभी बताया था, कोई बता सकते हैं? कॉमिटेटिव जस्टिस का दूसरा नाम जो मैंने बताया था, रिमेडियल जस्टिस या रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। तो वो दो तरह की जस्टिस की बात करते हैं। उनका मानना है कि समाज में, सोसाइटी में, स्टेट में दो तरह की जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को वो न्याय वितरण या वितरण न्याय भी बोलते हैं। तो वितरण न्याय, और दूसरा उनको बोलते हैं वो प्रतिवर्ती न्याय हिंदी में। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को वो बोलते हैं कि कौन सा न्याय, वितरण न्याय, और कॉमिटेटिव जस्टिस को बोलते हैं प्रतिवर्ती न्याय। अब इन दोनों के मूल भाव को समझना है। तो उनका ये मानना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो किसके अधिकारा क्षेत्र में आते हैं, जो कानून निर्माण करते हैं। जैसे कानून निर्माण भारत में कौन कौन करते हैं, तो विधायक और सांसद करते हैं। तो उस प्रकार उसी तरह उस समय भी उनके आइडियल स्टेट में, या वो जिस राज्य की संकल्पना कर रहे हैं, कॉन्सेप्शन बता रहे हैं, तो हाँ वहाँ न्याय का संदर्भ दो तरह के व्यक्तियों से था, एक कानून निर्माण करने वाला और दूसरा कानून की व्याख्या करने वाला। तो जो कानून का निर्माण करने वाला था वो, हाँ इसी का बताइए क्या सवाल है, आपने अपना हाथ रेज किया, बताइए क्या सवाल है। इसी का जल्दी पूछिए, क्योंकि ये 40 मिनट का ही सेशन है, फ्री वर्जन है, कैसे कैसे मैं किया हूँ मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा। तो कृपया बताइए, पता नहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। हाँ पूछिए, क्या क्या है सवाल। ओके ठीक है, गलती से हो गया। हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और कॉमिटेटिव जस्टिस। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसमें किसका अधिकारा क्षेत्र है, किसके जुरिस्डिक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मिलेगा, तो ये है लेजिस्लेटर, कानून निर्माता। और जहां तक कॉमिटेटिव जस्टिस किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आता है जजेस यानी न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में, जुरिस्डिक्शन ऑफ या जुरिस्डिक्शन अंडर जजेस। तो ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है, अब ये जानना जरूरी है। जहां तक हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, तो हम अगले स्लाइड में कुछ चीज दिखाएंगे और लोग पढ़ के बताएंगे। ठीक है, बताइए पढ़ के, कौन बताएंगे क्या लिखा हुआ है, कोई एक स्टूडेंट इसको पढ़ के बताएंगे, निशा बताएंगे पढ़ के क्या है लिखा हुआ। नहीं आ रहा आवाज, कोई बात नहीं। चलिए बताते हैं। तो जैसा मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसको वितरण न्याय भी कहते हैं, वो कानून निर्माताओं, यानी कानून निर्माताओं कौन होगा, विधायक सांसद। तो उस समय भी विधायक सांसद होता है, उसका नाम अलग होता होगा, लेकिन वो लोग लेजिस्लेटर बोलते हैं। तो लेजिस्लेटर क्या करेंगे, किसकी बंटवारा करेंगे, तो प्रॉपर्टी का, धन का, ऑनर का, मतलब जो समाज में धन संपत्ति है उसका उचित बंटवारा होना चाहिए।
उचित बंटवारा कहने का मतलब ही है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई आपस में लड़ना ना शुरू कर दे। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? धन संपत्ति का बंटवारा, सम्मान प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं उसका भी बंटवारा। जैसे आप देखते होंगे आजकल बहुत चलता है शादी विवाह में कि अगर कुछ वैसा हो रहा है तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान फोटोग्राफी या उनके पैर छूकर या उनके नाम, या बहुत सारा आपने देखा होगा सम्मान को हम समझाने का तरीका बता रहे हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास आती है या टॉप करती है कोई कंपटीशन को, तो उनके प्रिंसिपल उनको सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये एक तरह से सम्मान वितरण है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस्टीज है। लेकिन पता चला एक ही विद्यार्थी को वो उतने उनका सब वो मेरिट में उतना नहीं है और वाइसनेस के साथ दिया जाएगा, तो ये एक तरह से बेईमानी है। तो आप समझ गए कि प्रेस्टीज और ऑनर क्या होता है। जैसे घर में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब डीएसपी या आईएएस बन जाते हैं या आईपीएस बन जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को आके ऐसे टोपी पहना देते हैं, तो वो दिखाते हैं मेरे मम्मी पापा का सम्मान है। तो अगर मैं बोलूं कि वो अगर कोई लड़का है लड़की हो तो उसने अपने क्षमता से कुछ प्राप्त किया, एक तरह से सम्मान भी प्राप्त किया और सैलरी के रूप में धन भी प्राप्त किया, तो इसका कोई ना कोई आधार है। वो है एग्जाम, वो है मेरिट के आधार पे कंपटीशन उन्होंने क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया और उनको नौकरी मिल गया। ठीक है, लेकिन उसका एक आधार कानून भी है कि विधि के समक्ष सभी समान है और सभी का समान संरक्षण होगा। तो विधि के समक्ष सभी समान है तो सबको फॉर्म भरने का अधिकार है, सब लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन पता चला कि फॉर्म भरने वाले में कोई गरीब अमीर है, कोई महिला पुरुष है, कोई ऊपर नीचे है, तो उनको समान संरक्षण के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि दो चीज को एक साथ एकोमोडेट करके किसी को नौकरी और सम्मान मतलब धन और सम्मान वितरण करने का एक कानूनी तरीका, संविधान इसको तय करता है। अनुच्छेद 15 और 16 दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में। लेकिन यहाँ क्या परिप्रेक्ष्य जो अरस्तु बोलना चाहता है, अरस्तु बोलना चाहता है ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो कौन करेगा? तो वो विधायक या सांसद यानी कि लेजिस्लेटर करेगा, जो कानून बनाता है वो करेगा। लेकिन अब इतना होशियारी किया है, या अपने सेंस में लोग इनकी बड़ाई भी करते हैं, अरस्तु की लोग बड़ाई भी करते हैं कि अरस्तु बहुत स्मार्टली काम कर दिया। बोला तो कि ये कानून निर्माण करने वाला ऐसा करेंगे, कानून निर्माण करने वाला क्या करेंगे, कौन सा न्याय देंगे? कानून निर्माण करने वाला वितरण न्याय देंगे। लेकिन सही में वो वितरित ही कर जाएंगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कानून नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अरिस्टोटल ने इसके बंटवारे का जो नियम बनाया बहुत डिफरेंट बनाया। और वो कौन सा नियम बनाया? आश्चर्य करेंगे, जो कस्टम और कस्टमररी लॉ है, कस्टम मतलब रीति रिवाज, और जो कस्टमररी रीति रिवाज पे आधारित जो नियम है समाज में, वही तय करेगा किसको क्या मिलना है। तो ठीक है, समाज में कुछ बुरे नियम भी हो सकते हैं, अच्छे नियम भी हो सकते हैं, लेकिन वो इसको क्यों ऐसा बनाए? उसको उन्होंने ऐसा इसको इसलिए बनाया कि आपको समझ में आ गया। अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूँ जिससे चीजें ज्यादा समझ में आएगी, है ना। एक मिनट, ये व्हाइट बोर्ड ऑन हो गया क्या? हम्म, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि चीजें बदल गई होगी, है ना। तो आप देख क्या यस। पा रहे, बदल गई। तो आप देखिए ये कानून निर्माता को दे दिए कि आप न्याय का वितरण कीजिए, लेकिन आधार क्या बनाया? ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, और उससे ही ऊपर बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड कस्टमरी लॉज, मतलब जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसी को आधार बनाना है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि जो इक्वल से उनको एक तरह से ट्रीट करना, जो अनइक्वल है उनको अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग लोग अनइक्वल है और दोनों को एक ही खांचा में एक ही तराजू पे तौल दे, नहीं। उनके लिए जो पैमाना होगा अलग होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि अरिस्टोटल ने ये कस्टम और कस्टमरी लॉज का सहारा क्यों लिया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, कोई बता पाएंगे क्या कि अरस्तु ने ये कस्टम्स एंड कस्टमरी लॉज का सहारा क्यों लिया? कोई एक व्यक्ति बताइए। सर क्योंकि वो पुराने रीति रिवाजों को मानता हो। ओके, और
और वो महिलाओं और पुरुषों में भी भेदभाव करते थे। अच्छा चलिए एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही किसी पार्टी को भारत में बहुमत बहुत ज्यादा मिल जाता, 300 से ज्यादा सीट, तो पूरा नियम दनादन चेंज करने लगते हैं कि नहीं। पता चले ये संशोधन वो संशोधन, लॉ में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन। तो उनको डर था कि ये लेजिस्लेटर तो कानून को तुरंत बदल देंगे, लेकिन ये कस्टम और कस्टमररी लॉ को बदलना आसान नहीं है। जैसे भारत में कानून बहुत बदल दिए गए, लेकिन वो कानून काम ही नहीं कर रहा है। कानून बहुत साइड में, गांव में तो कानून चलता ही नहीं, जो पुराने रीति रिवाज का ही बोलबाला है। तो अरस्तु होशियार थे, उनको लगा कि लेजिस्लेटर के हाथों में ये सारी चीजें दे दी जाएगी तो वो कानून ही बदल देगा और अपने हिसाब से सब कुछ बांटना शुरू कर देगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या करेगा, उसको ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। और जब उसको ज्यादा शक्तिशाली बना देगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत ये होगी कि वो हर चीज बदल के वितरण का नियम ही तय कर देंगे। तो इस प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि अरस्तु का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो दो चीज पे मुख्य रूप से आधारित है। एक, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, मतलब समान लोगों को एक तरह से न्याय देना, या एक तरह से धन संपत्ति और सम्मान का बंटवारा। और उसका आधार क्या होगा, कस्टम एंड कस्टमरी लॉज। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद भी और भी वो कुछ कहते हैं, और वो आधार बहुत अलग है। और वो क्या है समझिएगा तब ज्यादा लगेगा कि अच्छा ये कहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि इसमें भी दिक्कतें आएगी, इसमें भी कमियां आएंगी। और वो कमियां क्या आएंगी, और देखिए उनका ये कहना है कि अगर ये बांटेंगे, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास में कुछ बांटना है, मान लीजिए मैं अभी देख पा रहा हूँ टोटल कितने लोग हैं। एक मिनट, हाउ मेनी आर रोज सो दैट आई कैन कैलकुलेट। एक मिनट, लगभग 7 लोग हैं। अगर मुझे 7 लोगों में कुछ बांटना है कि चलो कुछ प्रॉपर्टी धन बांट देते हैं, तो ये कैसे बटेगा। तो आप लोग जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन, जिसको ज्यामितीय अनुपात, और फिर आपने जब जो इंटर में साइंस पढ़े होंगे ना उनको पता होगा जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन या ज्यामितीय अनुपात और एरिथमेटिकल प्रोपोर्शन। तो एरिथमेटिकल प्रोपोर्शन ना बहुत सिंपल वाला गुना भाग होता है, वो इजिली मतलब गुना भाग ऐसे वाला होता है। लेकिन जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन ऐसा नहीं है, इसमें एक को ज्यादा एक को कम दिया जाएगा। तो उनका ये मानना है कि जो आइडियल सोसाइटी है वो डेमोक्रेसी का समर्थन नहीं करते हैं, वो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं। उनके लिए आइडियल स्टेट क्या है पता है, एरिस्टोक्रेटिक स्टेट। और एरिस्टोक्रेटिक स्टेट में उनका कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र को वो ना आदर्श राज्य मोटा मोटी मानते हैं। तो ये एरिस्टोक्रेसी क्या है, कुलीन तंत्र क्या, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। कुलीन तंत्र में ये माना जाता है कि कुछ लोगों का समूह शासन करेंगे, और वो बहुत ही मेरिट में, पढ़ाई लिखाई में समझदार 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 व्यक्ति होंगे। और ये जब शासन करेंगे ना, तो ये अपने हित के लिए शासन नहीं करेंगे, अपने बेटा बेटी, अपने मम्मी पापा, अपने जाति, अपने धर्म के लिए काम नहीं करेंगे। वो जब भी काम करेंगे तो पूरा राज्य को हित में रख के, राज्य को कैसे एक साथ रखा जाए। तो ऐसे तंत्र को एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कुछ लोग शासन करते हैं लेकिन वो स्वार्थी नहीं होते हैं। वो राज्य को, देश को, स्टेट को सबसे आगे रखते हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि जो ऐसे लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, वो मेरिट में ज्यादा हैं, क्षमता में, एबिलिटी में ज्यादा है, तो उनको सम्मान ज्यादा मिलेगा। जैसे अगर मैं पूछूं, अगर आपके मोहल्ले में कोई सांसद आ जाएगा, कोई विधायक आ जाएगा, तो उनके प्रति आप लोग का भाव कैसा होगा। कोई बताइए, एक विद्यार्थी। अगर सर सम्माननीय होगा। सम्मानीय, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक सांसद की जगह मुख्यमंत्री आ जाएंगे, तो फिर आपका भाव कैसा होगा। और भी सम्मानजनक। ठीक है, अगर उनकी यस जगह और सर, और मोदी जी आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। सर तब तो वही। सब पागल ही हो जाएगा। मतलब ये पता चल रहा है कि उनको सम्मान का जो कैटेगरी है बदल जाएगा। अगर कोई विधायक आए हैं
कोई वहीं के आसपास के जो मुखिया टाइप हैं, जो फेमस व्यक्ति, वो जाके उनको फूल माला, पुष्प गुच्छ, बुके वगैरह देंगे, शॉल देंगे। लेकिन सांसद आएंगे तो पता चला विधायक देने गए, अगर मुख्यमंत्री आए तो पता चला कि सांसद देने गए, और अगर प्रधानमंत्री आए तो मुख्यमंत्री खुद ही देने आ गए। तो आपने देखा ना कि सम्मान का दायरा कैसे बदल गया। तो वही ये भी बोलते हैं, कौन, अरस्तु। और अरस्तु क्या बोलते हैं, ये जो सम्मान है ना, जो वो हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं मिलेगा। स्टूडेंट का अलग है, टीचर का अलग है, प्रिंसिपल का अलग है, वाइस चांसलर का अलग है, और चांसलर मतलब गवर्नर का अलग है, ऐसे ऐसे करके। तो ये इसको जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन बोला जाता है, ज्यामितीय ज्यामितीय अनुपात। तो ये चीज समझ में आया सबको या नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आगे। एक स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए, एक मिनट। ठीक है, ज्वाइन करा दिया। अब देखिए, यहीं पे बात नहीं खत्म होती है, और भी ये एबिलिटी की भी बात करते हैं। ये क्या करते हैं, एबिलिटी की भी बात करते हैं। और उस एबिलिटी में उनका ये मानना है कि ये कैसे तय होगा, कैसे उनके एबिलिटी को, जैसे अभी देख लिए हैं कि उनकी जो एबिलिटी थी अलग अलग थी, है ना। कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसके काम करने का दायरा अलग होगा। जैसे अगर मैं बोलूं, कॉलेज में आप देखते होंगे कि विद्यार्थी लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कंप्यूटर भी जानते हैं। लेकिन आप कॉलेज में गार्ड को भी देखते होंगे, चपरासी को भी देखते हैं। अगर आप उनको बोलिए कि ये फॉर्म भर दीजिए तो नहीं भर पाएंगे। उनका एक क्षमता, एक दायरा है, उनसे वही काम बोल सकते हैं जो वो कर सकते हैं। विद्यार्थी से वही काम बोलेंगे जो वो कर सकते हैं। टीचर से वही काम बोला जाएगा, प्रोफेसर से वही का जो वो कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने दायरे हैं। तो ये दायरा आधार बनता है किसका, ये दायरा आधार बनता है कि वेल्थ और ऑनर का बंटवारा कैसे होगा। और इसमें एक और चीज वो कहना चाहते हैं कि ये एबिलिटी तय किया, यानी क्षमता तय किया कि किसको कितना धन मिलेगा, किसको कितना सम्मान मिलेगा। और इसका एक और आधार है, वो क्या बोल रहे हैं कि ये जैसा रीति चल रहा है, जैसा कस्टम चल रहा है, जैसा रीति रिवाज चल रहा है, वो आधार होगा। और साथ में पता ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि प्रोफेसर को तुलना ना एक चपरासी से कर दिया जाएगा तो प्रोफेसर को ही सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। अगर कोई चीज बंटवारा का आधार बनाना है, कस्टम बनाना, रीति रिवाज बनाना है, तो गरीब लोगों को उनके साथ रख के उनको चीजों को बांटना। अमीर गरीब में करेंगे तो अमीर ज्यादा बोला यार हमको ज्यादा चाहिए। तो इस प्रकार इनका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वितरण न्याय, मोटा मोटी 4-5 चीजों पे आधारित है। कोई बता सकते हैं किस चीजों पे आधारित है अभी तक जो मैं बताया हूँ उसको आधार बनाकर? इसलिए मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है, तो कृपया बताइए कोई एक विद्यार्थी। ले जो डॉक्टर को ये देखा है और डॉक्टर को देख तो आला लगा के देखा है, थर्मामीटर लगा के देखा है, हम पहले दूसरा डॉक्टर मंगा दिए, उससे क्या होगा? तो जाए को तैयार है ना, इतना राजी ना होगा। ओके, ठीक है। और कोई माइक क्लोज लगा के अगर कोई बोले? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इन शॉर्ट जल्दी से बताऊंगा जिससे मैं आगे बढ़ूंगा, 10 ही मिनट बचा हुआ। पहला चीज, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को कौन देगा, ठीक है। मैं बोले न्याय देने वाला कौन होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो वो कौन है, लेजिस्लेटर है, कानून निर्माता। जैसे भारत में विधायक सांसद होता है, तो वो आधार क्या बनाएगा, तो कस्टम और कस्टमरी लॉज को आधार बनाएगा। और वो क्या करेगा, इक्वल को इक्वली ट्रीट करेगा, अनइक्वल को अनइक्वली। और वो बांटते धन यानी वेल्थ और ऑनर यानी सम्मान, इसको बांटते समय वो किसका कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा, जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन, ज्यामितीय विधि। मतलब जिसकी क्षमता ज्यादा उसको ज्यादा सम्मान ज्यादा धन, जिसकी क्षमता कम उसको कम सम्मान और कम धन। ये मोटा मोटी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है अरिस्टोटल का। अब ये दूसरा जस्टिस जो जिसकी बात वो करता है उसका नाम है कॉमिटेटिव रिमेडियल ऑब्लिक रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। मतलब ये प्रतिवर्ती न्याय है। और इसको यहाँ पे न्याय देने वाला व्यक्ति कौन होगा, जज होगा। जज का अधिकारा क्षेत्र होगा। जज अपने हिसाब से तय करेगा किसको क्या देना है। लेकिन अब ये क्यों देगा जज,
क्या होगा आधार, क्यों ऐसी चीजें आएगी। तो यहाँ जज जब न्याय देगा तो रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब जैसे आपको कुछ आदान प्रदान आपस में करना है, कोई प्रॉपर्टी बेचना है या कोई चीज आपस में लेन देन करना है, एक्सचेंज करना है, तो क्लियर कट है। कभी कभी बेईमानी हो जाता है, बोलता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी दिया, इसका कीमत इतना है, लेकिन सामने वाला बोला नहीं नहीं इतना हम नहीं देंगे, इतना पे बात ही नहीं हुई है। तब जज आएगा और उसको क्या करेगा, न्यायोचित तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से, एरिथमेटिक प्रोपोर्शन मतलब गुना भाग यहाँ होगा। यहाँ पे वो ज्योमेट्रिकल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ कौन सा होगा, गुना भाग वाला रूल लागू होगा। मतलब नॉर्मल जो अंक गणित जो पढ़ते हैं ना, वो वाला नियम लागू होगा, ऐसा वाला नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो नियम लागू होगा तो आपसी जो घाटा होगा, पता चला कोई लोग बोल रहा है कि मुझे कम दिया गया, कोई बोल रहा है मुझे मेरे कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति को किया जाए, तो ये क्षतिपूर्ति के लिए न्यायाधीश बैठा हुआ, और न्यायाधीष क्या करेगा, उसमें अपना बोलेगा ठीक है जरूर सबको फुल कॉम्पनसेशन मिलेगा। कब, जब दिखेगा कि दो लोग आपस में जब बंटवारा कर रहे थे तो एक ने बेईमानी कर लिया और बेईमानी करके झगड़ा होने लगा, तो इस झगड़ा को समाप्त करने के लिए जज क्या करेगा, उसका ढंग से निपटारा करेगा। और निपटारा करते समय वो क्या बोलेगा कि इस व्यक्ति का इतना है, इनको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, और वो कैलकुलेशन का आधार क्या होगा, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। और यहाँ पे कोई उस तरह का एबिलिटी वाला चीज नहीं आएगा कि वो ज्यादा काबिल है वो कम काबिल है। तो इस प्रकार उनका जो कॉन्सेप्शन ऑफ कंपेंसेशन है, जो क्षतिपूर्ति का जो संकल्पना है, वो क्लियर कट है। लोगों के बीच जो आपसी एक्सचेंज होगा, आपसी लेन देन होगा, वही आधार है। किसको कम मिला उसको पूर्ण रूप से उसको क्षतिपूर्ति किया जाएगा। अभी तक समझ में आया तो कृपया कोई एक व्यक्ति आके यस यस बोले जिसको समझ में आ गया हो। कॉन्सेप्शन यस ऑफ सर। समझ में आ गया, खुशी को समझ में आ गया, और लोग को नहीं समझ में आया, खुशी सर आ में गया। समझ में आ गया, ईशिका निशा सानिया आप लोग अच्छा इस आ गया समझ में। ठीक है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि इनके इनकी बुराइयां की क्या की जा सकती है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं एरिस्टोटल ना स्टेटस क्यूज, स्टेटस क्यूज का मतलब है यथास्थिति को बरकरार रखना। तो इसका कोई मतलब बता सकते हैं क्या कि यथास्थिति का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे विद्यार्थी, तो यस कृपया बताएं कि यथास्थिति का यहाँ मतलब क्या होगा। कोई बताएंगे यथास्थिति का मतलब। ऐसे स्क्रीन पे भी चीजें लिखी हुई है, उसको आप देख के बता सकते हैं यथास्थिति का मतलब क्या है, क्योंकि ये इनका क्रिटिसिज्म हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, वो बार बार महिलाओं को नीचे आंकते हैं, गुलामों को पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रखते हैं, बोलते हैं महिला का काम सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम है, पीढ़ी बढ़ाना है, घर को संभालना है, पोछा मारना है। तो ये उनका बुराई है। तो उसी तरह ना ये यथास्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं, मतलब जो सर बताइए। सर जैसा है वैसा ही रखा जाना। माइक के पास क्लोज आके बोलिए, माइक के पास आके, हाँ बोलिए। ठीक है, सर जैसा स्थिति है वैसा ही रखा जाना और उसमें कोई भी परिवर्तन ना कर। जी बिल्कुल सही, खुशी जो बोले कि जैसा है उसी चीज को बरकरार रखना। मतलब अगर महिलाएं घर तक सीमित है तो उनको घर तक ही सीमित रखा जाए। अगर एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है समाज पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, तो उनकी वर्चस्व, उनकी जो सारी चीजें हैं वो बरकरार रहना चाहिए। ये मोटा मोटी क्यों, क्योंकि देखिए कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर को उन्होंने दे दिया कि जाइए आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिस्पेंस कीजिए, आप क्या कीजिए, कौन सा न्याय दीजिए, वितरण न्याय दीजिए। और वितरण न्याय देते समय उनको क्षमता ही नहीं दिया आपने,
वितरण न्याय देते समय आपने क्या किया, उनको क्षमता ही नहीं दिया आपने, उनको क्या किया, बोले नहीं। दूध वाला बर्तन लेके चले गए, तो क्या, दूध वाला बर्तन लेके चले गए कृष्णा। हाँ लेके गया बाल्टी। अगर कोई है तो अनम्यूट कर ले, अदरवाइज कोई सवाल पूछे तो माइक, ठीक है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक एमएलए एमपी को बोल रहे हैं कि आप न्याय दीजिए, लेकिन न्याय देते समय कानून आधार नहीं होगा। वो जो नीति, जो पुराने समय से परंपरागत जो प्रथाएं हैं, जो पुरानी परंपरागत प्रथाएं, उसको आधार बना के आप कीजिएगा ऐसा। तो जब आप ऐसा कर देंगे, कस्टमरी लॉज को आधार बना के ये सारी चीजें करेंगे, और अभी के जमाने में क्या है, अभी के जमाने में आपके गुण क्या है, आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उसको आधार बना के धन संपत्ति या सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार वो पुरानी प्रथा को बरकरार रखना चाहते हैं अरिस्टो, इसलिए उनको बोला जाता है वो स्टेटस कीवोइस्ट है, तब यथास्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं, जो कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है। तो अभी तक ये क्लास सबको समझ में आया, क्लास सबको Yes, sir. समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, तो क्या क्लास यही जूम ऐप से रखना चाहिए या यूट्यूब लाइव से? यूट्यूब लाइव हो ही नहीं रहा है, पता नहीं मेरे अकाउंट में कुछ दिक्कत आ गया क्या। सर जूम ऐप से ही सही। जूम से सही है, ठीक है। यूट्यूब लाइव में पता नहीं कुछ दिक्कत आ रहा है, मैं कल भी ट्राई किया तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दिया था। ठीक है, चलिए मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया हूँ, फिर ग्रुप में सर मुझे डालना ही पड़ेगा यूट्यूब पे, नहीं तो वो लोग मानेंगे ही नहीं कि हम क्लास दिए हैं, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू टू बी द पार्ट ऑफ क्लास। और मैं ट्राई करूंगा कि जूम ऐप पे ही हम क्लास लें, है ना, क्योंकि जूम ऐप से चीज़ें, है ना, अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जूम ऐप से ही लिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टू बी द पार्ट ऑफ द क्लास।